अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम है हमारे लिए क्योंकि आज वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है। ये वो दिन है जब दुनिया भर में पोलियो के खिलाफ लड़ाई के अज़्म को दोहराया जाता है और पोलियो के हवाले से ये बताया जाता है कि पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो कि वायरस से फैलता है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ जाता है और इससे ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकलता है। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और पोलियो से बचाव के लिए पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी करार दे दिया गया है। आज हमें ये अहद निभाना है कि पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है। ज़रूर इस पर सोचिएगा। बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का और सियासी जो मौजू है उस पर थोड़ी बात करेंगे। सियासी माहौल फिर तब्दीली की जानिब इशारा कर रहा है। हर रोज़ किसी सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी होती है या फिर किसी की रिहाई हो जाती है और ये गिरफ्तारी और रिहाई का जो मामला है इसकी वजह से आवाम बड़ी आवाज़ार नजर आती है, जबकि एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। और अभी अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक बार फिर एहतजाज का ऐलान किया गया है। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की रिहाई 9 माह के बाद रिहाई का अमल हुआ है और पीटीआई की जो सियासत है इस पर क्या असरात मुरतब करेगा, इस पर भी जरूर बात करेंगे। जबकि क्या बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कानात बढ़ रहे हैं और जो इख्तलाफात की खबरें हैं पीटीआई की क़यादत के हवाले से, इसको भी जेर बहस लाएंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई डील हो रही है जिसका नतीजा बुशरा बीबी की रिहाई के उस पे निकला है। और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कल जस्टिस फायज ईसा का आखिरी दिन है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। जबकि आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के लिए चैलेंजेस और मुश्किलात खासी बढ़ चुकी हैं। ये आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मेरे स्टूडियोज में मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। इकबाल एडवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। सलीम सिचवानी साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुसरत न्याजी साहिबा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, ये भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। जबकि बाबर अनवर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, PMLN से इनका ताल्लुक है। आप सबको बहुत खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। इकबाल एडवानी साहब, मैं जानना चाहूँगी कि जो सियासी माहौल में तब्दीलियाँ एक के बाद एक हो रही है, अभी जैसे बुशरा बीबी की रिहाई का अमल हो गया और पीटीआई की जानिब से बड़ा खुशाइन करार दिया गया इसको, तो क्या ये किसी डील का नतीजा है? कुछ मामलात बिहाइंड द सीन चल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो भी इस तरह की कुछ भी चीजें होती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो होता है। अच्छा, देखिए किसी भी चीज के बारे में। हाँ, ये जो सियासतदानों के साथ जो भी अच्छा। इस तरह, देखिए आपको मैं बताऊं, इनकी जो जमानत हो गई है, रिहाई होगी, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इनके ऊपर कोई दूसरा केस नहीं बनाया गया तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पीछे कुछ डील हुई है, वरना तो केस और बना दिया जाता। और अभी इनको अंदर रखने का कोई भी फायदा भी नहीं है क्योंकि जो काम करने थे वो सब काम तो हो चुके हैं और मुझे लगता है कि डील ही हुई है एक तरह से, यानी वरना तो अभी तक इनके ऊपर कोई और केस बन जाता। और अभी मुझे लगता है ये शायद पेशावर चली गई हैं। पहले बनी गाला थी, फिर वहां से वो लाहौर की तरफ निकली और अचानक वो पेशावर की तरफ चली गई। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो बिहाइंड द कर्टन है और पाकिस्तान में इस तरह जो भी माहौल बनता है डील के बगैर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। सलीम सिचवानी साहब से भी जान लेते हैं पीटीआई के मामलात क्या चल रहे हैं। सलीम साहब, आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है बुशरा बीबी की रिहाई। जी, ये बिल्कुल अच्छी खबर है, मगर एडवानी साहब बड़े मायूस लगते हैं पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ से इसलिए हर मामले को वो डील की तरफ ले जा रहे हैं। ये डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में निज़ाम इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है और खान साहब खास तौर पर इसके ऊपर डटे हुए हैं और जब तक इसके ऊपर अमल दरामद के इम्कान न होंगे, उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, पाकिस्तान रहना चाहिए और ये इनकी एक अटल और हकीकत है जिस पे ये बिल्कुल डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप ये समझते हैं कि निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आ रही है बकौल आपके कि ये जो रिहाई हुई है बुशरा बीबी की, 9 महीने एक जंग लड़ी गई और उसके बाद फिर उसका नतीजा ये निकला कि उनको रिहा कर दिया गया। देख लें, एक घरेलू खातून को जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उसके ऊपर भी इद्दत जैसे केस बना के पूरे दुनिया के अंदर में
न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को मजाक बनाया गया बल्कि दीन इस्लाम का भी एक तरह से मजाक उड़वाया गया। जबकि हर बैरून मुमालिक के अखबार में ये बात छप रही थी कि शादीशुदा खातून के ऊपर जो है केस किया गया, शादीशुदा खातून के ऊपर शादी करना भी एक जुर्म बना दिया गया इन्होंने। और 1400 साल की इस्लामी तारीख में कभी ऐसा केस आपको कहीं पे भी नहीं मिला होगा जो इन्होंने कायम किया। और तोशा खाने का भी जो केस है जिसमें इनकी कोई ऐसी इन्वॉल्वेशन नहीं थी, ना ही कोई इन्होंने बगैर पेमेंट दिए वहाँ से कोई ऐसा तोहफा लिया है। और जिन्होंने बगैर पेमेंट दिए तोहफे लिए, जिन्होंने गैर कानूनी तवाइफ वहाँ से हासिल किए, वो आज हुकूमतों में बैठे हुए हैं। उनके सरपरस्त इनसे भी बड़े चोर जिन्होंने इनको बिठाया वो भी आज मजे कर रहे हैं और कौम से निज़ाम इंसाफ को छीना हुआ है। आप देख लें, कल बुकला योम निजात मना रहे हैं, पूरी कौम योम निजात मना रही है, मगर सिर्फ योम निजात से काम नहीं चलेगा। अब अगर चीफ जस्टिस साहब हो या आर्मी चीफ साहब हो या प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो, वो इस तरह के गलत फैसले करते हैं जिससे मुल्क को, कौम के मफाद को नुकसान पहुंचता है, तो उनके ऊपर न सिर्फ मुकदमात कायम होने चाहिए बल्कि इनको जेलों में डाला जाना चाहिए। अच्छा, बाबर अनवर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, PMLN से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम बाबर अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाबर अनवर साहब, क्या मामलात हैं, क्या सियासी तब्दीलियां हो रही हैं? फिर एक एहतजाज की कॉल दे दी गई है अली अमीन गंडापुर की जानिब से। अब जो शहर इक़्तिदार है वो तो ऐसे लग रहा है कि हर रोज वहाँ के जो बेचारे रहने वाले हैं हर रोज किसी न किसी एहतजाज की नजरी हो रहे हैं उनके मामलात जिंदगी। देखिए जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मुझे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देने का मौका दिया। अली अमीन गंडापुर साहब की तो मैं यही बात करूंगा कि उनको हर थोड़े दिन बाद अपने ही लोगों को, अपनी ही पार्टी के लोगों को ये प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है कि मैं आपके साथ लॉयल हूं, मैं बिका नहीं हूं, मैं PTI का अभी भी CM हूं और मैं इमरान खान का जानिसार हूं। उनको ये प्रूफ करने के लिए थोड़े दिन बाद ऐसे एहतजाज वगैरह की उनको कॉल करनी पड़ती है। फिर वो एहतजाज पे थोड़ा सा लश्कर लेके पेशावर से वो इस्लामाबाद आ जाते हैं और फिर वो खुद भाग जाते हैं लोगों को छोड़ के। ये PTI की तो पॉलिटिक्स तकरीबन 2014-15 से यही चल रहा है, सिर्फ एहतजाज करो, दूसरों पे इल्जाम लगाओ, किसी को चोर बोल दो, किसी को गद्दार बोल दो, किसी को कुछ बोल दो, किसी को कुछ बोल दो। अच्छा। तो इनकी पॉलिटिक्स तो मेरी समझ से बाहर है। अपनी परफॉर्मेंस पे ये बात नहीं करते, ये नहीं बताते कि खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल हो चुके, हमने इसको एक रोल मॉडल प्रोविंस बना के दिखाया, ये उस पर बात नहीं करते। ये अपनी 4 साल की इक़्तिदार जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की है उसके ऊपर ये बात नहीं करते। ये अपने पंजाब की 4 साल की जो इनकी इक़्तिदार गुजरा उसके ऊपर बात नहीं करते। बस कभी अमेरिकी साजिश होती है, अब अमेरिकी साजिश हुई थी, वही अमेरिकी लोग, वही अमेरिकन कांग्रेस इनके हक में अब बातें कर रही है। तो वो अब जी साजिश नहीं हुई थी, अब पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा। लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रॉब्लम बाबर अनवर मुझे नजर नहीं आता। 4 साल का कंपैरिजन 14 सालों से किया जा सकता है? देखें, पहले तो मैं आप की इस बात का जवाब देता हूं कि 11 साल का कंपैरिजन 15 साल की हुकूमत से किया जा सकता है? अच्छा, नहीं किया जा सकता। 11 साल हो चुके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। 11 साल में तो कुछ ना कुछ तो रोल मॉडल, एक यूसी रोल मॉडल बना दी होगी, चले एक प्रोविंस या एक शहर नहीं, एक यूसी उसकी रोल मॉडल बना दी होगी। अच्छा। कोई वहां को तालीम का निजाम बना दिया होगा, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना दिया होगा जिसपे वो प्रेस कर सकते हैं कि जो लोगों को दिखा सकते हैं हमें पूरे पाकिस्तान में लाएंगे। बस कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करनी है, हर वक्त एहतजाज, मार दो, लड़ जाओ, जला दो, घिरा दो। इनका CM आता है लोगों को लेके, पर इनका CM भाग जाता है। अजीब, मतलब कोई इंडियन कोई मूवी चल रही है जिस तरीके से। रियलिटी चेक में कब आएंगे? रियलिटी बेस ये लोग कब काम करना शुरू करेंगे? अच्छा। बस बहुत हो गया। ठीक है। बाबर अनवर साहब के जो गुफ्तगू थी वो भी आपने सुनी। सलीम सुचान साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप कोई जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पूरे मुल्क को जो है ना इन्होंने डुबो दिया। अच्छा। और उनको देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी मौजूद है, नमल यूनिवर्सिटी, जिसकी जो है वो डिग्री बैकफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है ना वो बराबर है। और इसके अलावा सेहत कार्ड, वहाँ पे जो पहले 10 लाख रुपए सेहत कार्ड था उसको 20 लाख रुपए कर दिया गया। मसाजिद और दीनी मदरसों वगैरह की जो है वो इन्होंने फिजली फ्री कर दी। क्या ऐसी कोई एग्जाम्पल इनके पास है? सेहत का बेहतरीन निज़ाम है, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से सेहत के लिए लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, सेहत कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। इनको अपने पसंद की महंगे से महंगे जो है ना, अगर जो उनको पसंद होता है उसके अंदर उस हॉस्पिटल में जाके वो अपना इलाज करवा रहे हैं।
और यहाँ पे जो है वो इनके लीडरान जो है वो बैरून ममालिक में जाके अपना इलाज करवाते हैं, और यहाँ पे जो है वो इन्होंने फीसें चार्ज करनी शुरू कर दी है स्कूलों में भी और हॉस्पिटल। सलीम सेचवानी साहब, बिल्कुल आपकी बात को मुकम्मल करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। इकबाल अडवाणी साहब से भी बात कर लेते हैं। इकबाल अडवाणी साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी बाबर अनवर साहब की भी और सलीम सेचवानी साहब की भी। जो मुआशी हालात हैं मुल्क के, उनमें कहीं कोई बेहतरी आई इन दोनों अदवार में, इन दोनों हुकूमतों में? नून लीग की हुकूमत को भी सामने रखें और पीटीआई की हुकूमत को भी अगर सामने रखते हैं। देखिए, बेहतरी तो अब थोड़ी आ रही है, लेकिन वो भी क्रेडिट किसी हुकूमत को नहीं जाता। बजाय तो आपके सामने प्राइम मिनिस्टर, बिजनेसमैन को जाता है। नहीं, आपको पता है किसको जाता है कि आपने देखा होगा कि IMF का मुआहदा हो तो कौन करने जाता है, कौन मुल्कों के दौरे करता है, कौन UAE जाके लोन पास करवाता है, कौन सऊदी अरब जा रहा है, कौन चाइना से डील कर रहा है। तो आपको मालूम है कि मुल्की हालात यानी मईशत को किस तरह चलाया जाता है, कौन चला रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा बेहतर होता जा रहा है। उसकी वजूहत कुछ इस तरह है कि जो ग्लोबली हालात हो गए हैं दुनिया के, उसमें काफी चेंजिंग आ गई है। अब वो वाला वर्ल्ड नहीं रहा जो पहले था। हमारे यहाँ इसके ऊपर बात नहीं हो रही। हमारे यहाँ हम अपनी बातें बहुत ज्यादा करते हैं, पॉलिटिक्स पे ही बात कर रहे हैं। एक बात हर हफ्ते एक ही बात हो रही है, कोई छूट जाता है, इल्जामात या बयानात की सियासत बहुत। इतने सालों से मैं देख रहा हूँ वही बात रिपीट है कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, ये चोर, वो बेईमान, ये डाकू। इसके अलावा हमारे पास मुझे लगता है कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान भी पूरी दुनिया से एक जुड़ा हुआ मुल्क है। दुनिया के हालात के असरात हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं, ऐसे हालात हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि अब तो ऐसा हो गया है कि वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसके करीब तक है। लेकिन अब तो देखें, आपको डिवाइड नजर आ रहा है कि ब्रिक्स आपने देखा, एक तरफ इतनी बड़ी ताकत है, ईस्ट एक तरफ हो गया है और यूरोप और अमेरिका एक तरफ हो गया है। अभी मुझे लगता है कि डॉलर को क्या करते हैं, आप यूं समझ लें कि डॉलर में अभी ट्रेड नहीं होगी, उसके ऊपर फार्मूला तैयार हो गया, उस पर वर्किंग आ गई है। अगर आप समझे डॉलर पे ट्रेड नहीं होती तो इसका पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा, पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। और पाकिस्तान को कुछ तो किस करेंसी में ट्रेड होगी? ये तो आपने खबर ब्रेक कर दी। किस चीज पे ट्रेड होगी? मुझे लगता है ब्रिक की करेंसी भी बहुत आगे आ जाएगी। जो इन्होंने अभी कल ही रसिया के प्रेसिडेंट ने नोट दिखाए ना कि अब ये इस करेंसी में ट्रेड होगी। क्योंकि मैं बताऊं कि ब्रिक्स में इंडिया, चाइना और रसिया और ईरान, ये 4 मुल्क हैं और चारों मुल्क को आप अंदाजा लगाएं इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि रसिया के पास मादनियात यानी ऑयल और गैस के जखायर हैं, गंदम। चाइना तो आपको पता है इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। इंडिया इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और ईरान के पास भी काफी मादनियात है। और अब तो ईरान असला यानी वेपन भी एक्सपोर्ट करता है। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, दुनिया में ड्रोन चल रहे हैं, हर कोई ड्रोन खरीद रहा है, तो इसकी यानी सबसे बड़ी मंडी ईरान है। तो मकसद मेरा कहने का, ये 4 बड़ी ताकत हैं एक तरफ हो रही है। अगर वो अपनी करेंसी में या ब्रिक्स की करेंसी के अंदर वो अगर ट्रेड करेंगी तो डॉलर की वो लेवल नहीं रहेगा। प्रॉब्लम क्या है, ये जंग इसीलिए खत्म नहीं हो पा रही कि अमेरिका की जो हेज मनी है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर अमेरिका को ये लोग अमेरिका की हेज मनी खत्म नहीं करते तो अमेरिका इनको खत्म कर देगा। ना रसिया को कुछ करने देता है, ना चाइना को कुछ, ना ईरान को। इतनी सारी पाबंदियां हैं, तो अब इनके पास वही एक हल है कि या तो हम मर जाएं या इसको मार दें। तो अब अगर ये होता है कि अगर डॉलर में ट्रेड नहीं होती तो फिर अमेरिका अपना कर्जा किस तरह भरेगा? अरबों रुपए का इस पर कर्जा है। वो अपना कर्जा इसी तरह हो चुका पाता है कि दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर है और वो करेंसी अपने यहाँ छाप के वो पेमेंट कर देता है। और अगर आप सोचें अगर डॉलर में अगर ट्रेड नहीं होगी, जो हालात बनते जा रहे हैं, तो अमेरिका इसको इतनी आसानी से होने नहीं देगा। यूरोप अपनी अजारादारी और यूरोप और अमेरिका खत्म होने नहीं देंगे। इस वजह से ये जंग बढ़ती जाएगी। और अगर ये जंग बढ़ेगी तो पाकिस्तान को किस तरह चलना है, इस पर कभी बात की किसी सियासतदान ने नहीं। पाकिस्तान को क्या मतलब किरदार अदा करना चाहिए, नहीं। तो मकसद कहने का इनकी अपनी लड़ाइयों में है, तो इसका मतलब इनका कुछ ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान से। इनमें पाकिस्तान की जिनके पास मोहब्बत हो तो वो ग्लोबली क्राइसिस और ग्लोबली हालात पे डिबेट करें और हमको पाकिस्तान को किस तरह लेकर जाना है उस पे बात हो। मैंने किसी चैनल में इस पे बात ही नहीं देखी। आप देखें इतनी चेंज हो जाएगी। जो इसराइल पे जो अटैक हुआ था हमास का अक्टूबर 23 में,
अक्टूबर 23 लेकिन एडवानी साहब, आप मेरे ही प्रोग्राम में आए थे, हमने मईशत पे ही बात की थी और यही टॉपिक हमने वो किया था। तो सियासतदान बात नहीं करते, चैनल्स पे तो बहुत कम चैनलों पे बात की जा रही है। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, वजह बताता हूँ। इसराइल की एक पावर है, हमारे चैनलों पे बात नहीं की जाती थी। सिंपल सी बात है, हमारे चैनल में ज्यादा बातें वो की जाती थी कि इसराइल ने गजा में अटैक कर दिया, इसराइल ने ये किया, इसराइल ने ये किया। कभी ये नहीं बता, अभी शुरू हुआ है, कभी ये नहीं बताया जाता था कि इसराइल के ऊपर कितने अटैक हो रहे हैं, इसराइल का क्या हाल है, इसराइल की कितनी 2 पोर्टें तो डिफॉल्ट डिक्लेयर कर चुकी हैं, कितने इसराइली हैं जो ड्यूल नेशनल है वो सब इसराइल छोड़ के चले गए हैं। इतनी तरफ इतना प्रॉब्लम आ रहा है, इसराइल की कितनी बैंकें बंद हो गई हैं, इसराइल में तकरीबन 1 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं। आज तक कभी मैंने पाकिस्तान के किसी चैनल में नहीं सुना, क्योंकि उनको डर लगता है कि हम बोलेंगे तो कोई नाराजगी हो जाएगी। क्या अपनी अपनी पॉलिसी है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो इतने क्राइसिस आ गए, तो उसके साथ आप इकोनॉमिकली आप भी जुड़े हुए हो। आपकी एक्सपोर्ट यूरोप में हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट में हो रही है, बाबर अनवर साहब से भी पूछ रहे थे, आपकी एक्सपोर्ट जो अमेरिका में हो रही है, अगर वो क्राइसिस में आ रहे हैं, बल्कि आ गए हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट अफेक्ट करेगी। और बाकी कितनी चीजें, IMF से आपके मुआहदे हुए हैं, हो सकता है कल ब्रिक्स IMF की जगह भी ले लें। बड़ी ब्रेकिंग करते रहते हैं इकबाल अडवाणी साहब, और क्योंकि इनका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा वसी नज़र है इनकी हर चीज़ पे, तो वो बड़ी चीज़ों को पॉइंट रेज कर देते हैं। ये अनवर साहब, बाबर अनवर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी गवर्नमेंट नून लीग की हुकूमत है, क्या अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है तो आपके पास कोई ऐसा थिंक टैंक है जो इन तमाम मसाइल पे आगे 10 साल या 5 साल या 2 साल बाद आने वाले चैलेंजेस को देख सके और उनके हल के लिए कुछ पेश कर सके? जी, सबसे पहले तो मैं इकबाल साहब के व्यूज का एहतराम करता हूँ। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही थी कि जब SOE के इजलास हुआ था, उसमें जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आया था, उससे जो हमारी नेगोशिएशंस हुई थी, तो उसमें उन्होंने हमें कमिटमेंट दी थी और ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस भी किया था कि पाकिस्तान की वो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए पाकिस्तान की वो फुल सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो ब्रिक्स की करेंसी आ रही है या ब्रिक्स का एक अलग ब्लॉक बन रहा है, तो उसके अंदर भी हमारी अपनी वर्किंग पूरी इसके ऊपर जारी है। और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के अंदर ब्रिक्स का जब इजलास होगा, उस पर पाकिस्तान का ऑफिशियली मेंबर भी बना लिया जाएगा। ये खुशखबरी भी कौम को हम देंगे। लेकिन ये तो बहुत एक अफसोस सी बात है कि हर बुरा काम जो होता है वो हमारे गले डाल दिया जाता है कि कोई भी चीज मुल्क के अंदर बुरी होगी तो उसके जिम्मेदार PML नून होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? आप अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली मेरी बात तो सुने ना, मैं इकबाल भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ ना। जी जी। अब कोई मुल्क की माशियत अच्छी हो रही है, मुल्क बेहतर सख्त की तरफ जा रहा है, तो उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलना, उसका क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है कि वो सबको पता है। जो इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, भाई वो भी हमारे ही हिस्से हैं, वो भी हुकूमत के ही हिस्से हैं, वो हमारे मुतहत ही आते हैं, हमारी ही मुल्क के वो लोग हैं। मान तो रहे हैं ना कि आपके साथ कुछ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसकी रात दिन की मेहनत, कॉमर्स मिनिस्ट्री की रात दिन की मेहनत, SAIFC की मेहनत की वजह से ये चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इन सारी चीजें अगर बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारी अपोजिशन जमात है जिनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ना कोई बात है ना कुछ है। वो रोज रोड पे आके बैठ जाते हैं 5-10 हजार आदमी लेके, कहते हैं जी देखो भाई हम एहतजाज कर रहे हैं। भाई क्यों करना है एहतजाज? हर वक्त एहतजाज ही करते रहना है? आप अपने सूबे पे ध्यान दें। वो मेरा भाई कह रहे नेवल हॉस्पिटल, नेवल यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट एंटाइटली है भाई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बताए ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है। शौकत खाना भी एक प्राइवेट एंटाइटली है, वो कोई खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। यही तो मैं बात करता हूँ हमेशा कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो नेवल यूनिवर्सिटी बना दी उन्होंने, शौकत खाना अस्पताल बना दिया। 4 साल मुल्क के अंदर एक बड़ा ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जब उनके पास दुनिया की सारी ताकत थी। पाकिस्तान के हर हिस्से के किसी भी शहर के अंदर वो जमीन लेके अलॉट करके बाबर अनवर साहब एक कता कलामी की बड़ी माजरत नहीं बनाया। बाबर अनवर साहब कता कलामी की माजरत, अभी नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं इलाज के लिए लंदन, तो अस्पताल तो नून लीग की गवर्नमेंट में भी कोई ऐसा नहीं है कि बना रहे हैं। हमारा अभी गुजरावाला में कार्डियोलॉजी सेंटर बन रहा है। आप देखें, मैं अगर नवाज शरीफ इलाज के लिए क्यों बाहर जाते हैं? एक बात बताएं, किसी का इलाज बाहर कराने जाने से क्या मतलब होता है कि पाकिस्तानी अस्पताल अच्छे नहीं है? वहाँ फैसिलिटीज नहीं है ना? बहुत से लोग नहीं, सब जगह है। बहुत से लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं।
उनकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा। इसको अगर आप इस चीज से रेट कर लेंगी जी वो बाहर इलाज कराने चले गए तो ठीक है यार, वो बाहर घूमने, अच्छा ऐसे तो बहुत से लोग बाहर मुल्क से बाहर घूमने जाते हैं, हमारे अपोजिशन जमात के लोग भी जाते हैं, क्यों हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत जगह है तो वहाँ घूम लें। ठीक है, तो वो वही जाएगा बाबर अनवर साहब जो कि अफोर्ड कर सकेगा ना, मतलब किसी की ख्वाहिश है कि वो बाहर इलाज करवाए, लेकिन हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता ना, तो जो अफोर्ड करेगा वही नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक तो इंसान की अपनी चॉइस के ऊपर है, मगर हम पैसा है तो वो बाहर इलाज करा ले, ठीक है, ऑब्वियसली पैसा है तो सब कुछ होता है। सलीम सिचवानी साहब, आपके पास कोई ऐसा है कुलिया, कोई ऐसा फॉर्मूला कि आप मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस से निकालें? अब ये जो सूरत हाल है, बानी पीटीआई आपके जेल में हैं और जो पीटीआई की क़यादत है उसके अंदर इख्तलाफात की ख़बरें हैं, तो आवाम में एक बेचैनी या आपके कारकुनान में जो एक रवैया है उसके हवाले से कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन लोगों की बातों का जवाब देना चाहूँगा जिसमें ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है। देखिए, बुनियाद हमारी खोखली होगी, बुनियादें हमारी खोखली होंगी और ऊपर हम लिपस्टिक और पाउडर लगा के ऊपर रंग पेंट करके हम कहेंगे हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो इकोनॉमी इस तरह बेहतर नहीं होती। 1 खरब की इलेक्ट्रिसिटी जो हम पूरे मुल्क को दे रहे हैं उसकी जगह 20 खरब की जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जा रही है और वो कैपेसिटी की मदद में पता नहीं कितने अरब दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखें 700 अरब के इन्होंने रिसेंटली जो है ना अपने अखराजात बढ़ा दिए, 2700 अरब रुपए जो है ये आप बताएं कि ये कौन सी पद में जाएंगे? अवाम ही बढ़ेगी ना इसको, और कौन बढ़ेगा? अवाम के ऊपर ये बोझ आ रहा है, अवाम के ये बोझ क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इसके अलावा आप देखें तो हमारी ये सब तमाम तर जो उलझाया जा रहा है लोगों को, तमाम तर जो लोगों को उलझाया, उसकी मेन वजह यही है कि पब्लिक आपस में उलझी रहे। पब्लिक को न दुनिया का होश हो न मुल्क का होश हो, वो सिर्फ अपने खाने पीने और बच्चों की तालीम के लिए या बच्चों को खाने पीने में से बार बार एहतजाज की कॉल भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एहतजाज की कॉल आज ये अनाउंस कर दें कि 700 अरब के हम जो अखराजात बढ़ाए हम वापस ले रहे हैं। आज ये ऐलान करते हैं कैपिटिसी की मद में जो खरबों डॉलर जा रहे हैं वो हम खत्म कर रहे हैं। आज ये ऐलान करते हैं ये गलतियां हमसे जो हुई हैं हम उसको सही कर रहे हैं। आज ये ऐलान करते हैं हमारी प्रॉपर्टियां जो बैरून मुमालिक में हमने जो बनाई हुई पाकिस्तानी कौम के लूटे हुए पैसे से वो मुल्क में लेके आ रहे हैं। चले लूटे हुए पैसे का लफ्ज इस्तेमाल न करें, यही कहते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टियां मुल्क के अंदर लेके आ रहे हैं। आज ये ऐलान कर दे कि हम जहाँ आवाम इलाज कराएगी वहीं हम इलाज कराएंगे। खान साहब ने तो 20 लाख रुपए का सेहत कार्ड हर घराने को दे दिया, हर फर्द को 20 लाख का सेहत कार्ड दे दिया। ये कह रहे हैं कि हमने अस्पताल बना दिए तो वहाँ पे पब्लिक की क्या हालत है, वहाँ पब्लिक किस तरीके से लाइनों में लगी होती है, किस तरीके से ख्वार हो रही होती है, वो पब्लिक को पता है। आप लोग तो खाली लंदन में इलाज करवाने के लिए भेज देते हो अपने लीडरों को। हमारा लीडर तो यहीं पे इलाज करा रहा है, शौकत खानम के बनाए हुए हॉस्टल से, अपने ही बनाए हुए हॉस्टल से इलाज करा, उस पर भी आप लोगों को एतराज है, उस पर भी आप लोग डॉक्टर को नहीं मिलने देते हो। उसकी बहन बाहर खड़ी हुई, जेल के बाहर खड़ी हुई है, आप उसको भी भाई से मिलने नहीं दे रहे हो, वकला को मिलने नहीं दे रहे हो। आपने तो डिक्टेटरशिप और बदमाशी और गुंडागर्दी की आला मिसालें एमएनए आप लोगों ने अगवा किए, सेनेटर्स आप लोगों ने अगवा किए। मुल्क को आपने जो है ना अपनी ग्रिप में लेकर जो तमाशा बनाया इस मुल्क का, वो पूरी दुनिया में मजाक बना दिया आप लोगों ने। सलीम साहब, लेकिन जो सवाल है वो यही किया जा रहा है कि अब तो बुशरा बीबी के जैसे आज रिहाई का हो गया, अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है बानी पीटीआई के रिहाई के भी ऑर्डर्स आ जाएं, इम्कानात बढ़ रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया मुसरत न्याजी साहिबा ने, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मुसरत न्याजी साहिबा। जी वालेकुम शुमाला, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसरत न्याजी साहिबा, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? मुल्क की सियासी सूरत हाल कुछ तब्दीलियों की जानिब इशारा कर रही है, क्या आगे होने जा रहा है? मुआशी आशारिये क्या कह रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज तो 86,000 को क्रॉस कर रही है, लेकिन आम आदमी को वो रिलीफ नहीं मिल रहा। अब बानी पीटीआई के जो रिहाई के इम्कानात हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं? बुशरा बीबी को तो आज रिहा कर दिया गया। शुमाला, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं समझती हूँ कि बुशरा बीबी की रिहाई का मामला अदालती मामला है और मैं नहीं समझती उसमें किसी किस्म की राय दी जा सकती है, क्योंकि अदलिया आजाद इदारा है और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से भी ये फैसला हुआ है, हम इसमें किसी किस्म का कोई पीटीआई की तरह जब इनके हक में फैसले आए तो वाह और जना आए तो ये जो हाल करते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो कोई भी
इदारा हो वो सबके सामने है। मैं समझती हूँ कि देखिए, अदवार की बात की जाए तो मुझे अच्छे से, मुझे क्या पूरी आवाम को वो टाइम भी और वो वक्त भी याद है कि जब अब बीमार आसिफ अली जरदारी को उनकी बेटी लेके जाया करती थी पेशियों पर, और जाली जो बनाए हुए मुकदमात थे, बीमारी के बावजूद जो कराची में मुकदमात थे उनको ट्रांसफर किया जाता है इस्लामाबाद ताकि उन्हें जहनी अजियत दी जा सके। मैं वो वक्त भी नहीं भूलती हूँ कि अदी फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन मैं बहसियत खातून बुशरा बीबी की कदर करती हूँ और मैं समझती हूँ फेयर ट्रायल हर एक का हक है, हर पाकिस्तानी का हक है। लेकिन देखिए, मुख्तलिफ लोग अगर इसको नाम डील कर दें या ढील कर दें तो वो डील और ढील जो मैं समझती हूँ वो तो बजाय अपने घर में रहने से और वो आजादी के साथ जो रहना चाह रही हैं पेशावर, तो ये मैं समझती हूँ इसमें कुछ दाल में काला जरूर नजर आता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम तो सियासी लोग हैं जी, हम मैदान में मुकाबले करते हैं, हम सियासी मुकदमात बनाते नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया है अपने अदवार में थोड़ा सा गिरमान में झांक ले तो बहुत वाजे हो जाएगा। अच्छा। लेकिन मैं फिर कहती हूँ जो इन्होंने किया वो भी गलत है, और अगर ये सेटिंग गवर्नमेंट नून की है, अगर ये भी इस किस्म के मुकदमात बनाएंगे तो मैं समझती हूँ ये भी गलत है। लेकिन जो मुकदमात है, सियासी लोग हैं, मुकदमात का सामना करें। अब ये ना कहें कि जी हमें, खुद खान साहब कहते थे मैं इन्हें NRO नहीं दूंगा, लेकिन मैं समझती हूँ अब खान साहब खुद जो है ना NRO के मतलाशी, और मैं समझती हूँ अब इन्हें NRO नहीं मिलेगा। ठीक है, मुसरत न्याजी साहबा, इकबाल एडवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में और इन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया है कि जो सियासतदान हैं वो सिर्फ एक दूसरे पे इल्जामात की सियासत कर रहे हैं, बड़ा नुकसान पहुंचाया है इस सियासत ने मुल्क को, और जो ग्लोबली चेंजेस आ रही हैं, जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में सामना करना पड़ेगा, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। ना हमारे पास कोई ऐसा थिंक टैंक है जो कि इन चैलेंजेस के को देख सके या इन पर कुछ वर्कआउट कर सके। आप समझती हैं कि नून लीग की हुकूमत जो है, वो जो मईशत की बेहतरी के दावेदार है, वो इस तरफ भी कुछ ध्यान दे? देखिए, ये इस किस्म के, मैं समझती हूँ बेहतरी तो आ रही है, लेकिन इस किस्म के जो, क्योंकि मैं नून लीगी को तो नहीं बात कर रही हूँ, उनके लिए बात नहीं कर रही, मैं समझती हूँ कि हम ये समझते हैं, आपने कहा ना कि एलिगेशन लगाते हैं, कम से कम मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगी। मेरे चेयरमैन ने तो जब जब कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि आए मिलकर बैठे, इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम लाए, सियासी इस्तेकाम लाए, फलाही जो है ना प्रोसेस के लिए काम करें, अदम इस्तेकाम कैसे लाए मुसर्रत साहिबा? नहीं, मुझे बताए ना, सियासी अदम इस्तेकाम अगर इन, मैं समझती हूँ जो PTI है, गैर सियासी तो मैं कह सकती हूँ, सियासी नहीं कह सकती हूँ, इनके अलावा अगर कोई, मेरे ख्याल में हर पॉलिटिकल पार्टी बात करना चाहती है, चाहे किसी भी एजेंडे पे हो, लेकिन ये जब भी कोई बात आती है ये हमेशा साइडलाइन हो जाते हैं और कहते हैं, सिर्फ इनकी एक ही बात होती है कि जी PTI के जो चेयरमैन साहब है उन्हें किसी तरह रहा कर दिया जाए। तो मैं इस पर एक जरूर बात करना चाहती हूँ, ये चाहते हैं कि इनको फिर साकिब निसार जैसा चीफ जस्टिस मिले जो इनको सादिक और अमीन कह दे, और फिर बंदयाल जैसा मुंशी चीफ जस्टिस ये चाहते हैं जो इनको कहे गुड टू सी यू, और रेड कारपेट इनको बिछा के दे और इनको अदालत में दाखिला दे। तो ये तो नहीं हो सकता ना जी, आपको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, कोई आप पहले नहीं हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने मुकदमात का और जितनी अजियतें बर्दाश्त की है, मैं समझती हूँ उनका 1% भी इनको फेस नहीं करना पड़ रहा, और इनकी आसमानी चीखें सब जमाना सुन रहा है। अच्छा, सलीम सिचवानी साहब, अमरीकी नुमाइंदगार ने बानी PTI की रिहाई के लिए सदर जो बाइडन को खत लिख दिया है, ये क्या मामला है? देखिए, अमरीकी नुमाइंदगार ने डोनाल्ड ल्यू को अपने पास बुलवाया था। अच्छा, ठीक है, ये वही डोनाल्ड ल्यू है जो उसने पाकिस्तान को धमकियां दी थी, और इसी के कहने को आर्मी चीफ साहब ने और जो हमारे अपोजिशन ने मिलकर रिजीम चेंज किया था। अच्छा। वो डोनाल्ड ल्यू अपने नुमाइंदगान के पास जाके मुकर गया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है।
उस वक्त नुमाइंदगान को चाहिए था कि अनवर मजीद साहब को भी बुलाते, भाई आपने हमारे मुल्क के बंदे के ऊपर क्यों इल्जाम लगाए, मगर उन्होंने भी पर्दा रखा। उनके भी दो चेहरे हैं। अच्छा। एक जो चाहते हैं कि अच्छा ही हो, दूसरे वो हैं जो चाहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारे ग्रिप में होना चाहिए। वो नुमाइंदगान को भी कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे नुमाइंदगान के साथ में जो सुलूक होता है, इस तरह का सुलूक तो नहीं होता, मगर मुख्तलिफ तरीकों से वो भी इनकी ऑडियो वीडियो और पता नहीं क्या क्या जमा करके रखते हैं, उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। तो सेम तरीका यहीं पे होता है। और वो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो उन्हीं के शागिर्द हैं, उन्हीं के इशारों पे चलते हैं, तो वो अपने से ज़्यादा वो उनको काम करवाते हैं और अपने से ज़्यादा जो है ना वो उसमें इन्वॉल्यूशन करवाते हैं। वो अपने मुल्क में फिर भी अपने आप को साफ सुथरा और पाक दामन रखने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐवान नुमाइंदगान ने जो अब बात की है वो जायज़ बात की है, मगर डोनाल्ड ल्यू वाली बात को कहाँ पर्दे में डालेंगे। जिसने आके ऐवान नुमाइंदगान में कहा था कि जो है ना ऐसी कोई बात ही नहीं है, जो मुकर गया था। तो दो चेहरे हैं इनके। अब इकबाल अडवाणी साहब, इसको किस सिनेरियो में हम देखेंगे? पाकिस्तान का एक अपना दाखिली मामला है और अमेरिका में उसको डिस्कस किया जा रहा है, और वहाँ पे जो बाइडेन क्या उस पे स्टेप ले सकेंगे, और अगर वो कोई स्टेप लेते भी हैं तो क्या ये दाखिली मामलात में मदाखलत नहीं कहलाएगी? देखिए, जो बाइडेन का आप कह रहे हैं उनके अभी दिन कितने बाकी रह गए हैं? मुझे लगता है 10 दिन भी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो छोड़ कुछ नहीं कर सकते। वजह बताता चलो, हम वाहिद मुल्क हैं पाकिस्तान जो अपने इंटरनल प्रॉब्लम दूसरे मुल्कों में लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है, हम IMF की हेड ऑफिस में मुजाहरा करते हैं, हम अमेरिका में कहीं मुजाहरा करते हैं। हमारे इंटरनल प्रॉब्लम मैंने दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं देखा। हमारे हर सियासी पार्टियों के बेहिसाब दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, अलग अलग मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में। पता नहीं किस तरह का शॉर्टकट इनको चाहिए कि वहाँ ये इतनी लॉबिंग कर रहे हैं। बेमकसद है आजकल। अभी बाइडेन की आपने बात की, बाइडेन के तो खुद के 10 दिन बाकी हैं, और अभी अमेरिका में ना आपको कहा ना, यहाँ उस तरह की डिबेट ही नहीं हो रही, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अमेरिका खुद इतनी प्रॉब्लम में है कि आप सोच नहीं सकते, वो इस तरफ देखेगा भी नहीं। वजह बताऊं मैं आपको। ठीक है, कुछ अर्से इकबाल अडवाणी साहब जरूर आपकी बात भी सुनेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और इकबाल अडवाणी साहब से हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। इकबाल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मैं यही कह रहा था कि यहाँ वो डिबेट नहीं हो रही। हम लोग आज देखें, आज अमेरिका की वो पावर नहीं रही। पहले तो आप इसको मान लें, पाकिस्तान अमेरिका के इतने अंडर प्रेशर में भी नहीं है जितना हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं। अब दुनिया चेंज हो गई है। यस, ये जो सारा वक्त कहते रहते हैं कि बहुत प्रेशर है और ये है वो है। देखिए, आज तो, एक मुतबादिल यानी अल्टरनेट एक आ गया है, यानी जैसे नेटो है, ऐसे अभी ये जो ब्रिक्स बना है, आप इसको पाटो बोल दे, नाटो बोल दे, साटो कुछ भी बोल दे, तो वो इदारा आ गया। अब पाकिस्तान के पास भी चॉइस आ गई है। अच्छा। पाकिस्तान को हम लोग इतना कमजोर समझते हैं कि अमेरिका से कॉल आ जाएगी और हमारे पास यहाँ काम हो जाएगा, वो बात नहीं रही है। पहले ही चीज मान ले। अच्छा, पहले थी पहले होगी और काफी रही है, लेकिन आज पाकिस्तान की वो कमजोर इतना नहीं है, पाकिस्तान इंटरनेशनली जितना हम लोग बयान करते हैं। इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? देखिए, इसका क्रेडिट मैं दूंगा ग्लोबली हालात ही नहीं, इसका क्रेडिट दूंगा ग्लोबली हालात ही चेंज हो गए। मैं किसी को अपना एक बॉस कह रहा था, उसके बराबर में एक दूसरा शख्स आ गया जो उसी स्टैंडर्ड का बन रहा है, तो मेरे लिए भी 2 लोग हो गए, तो मेरे पास चॉइस बन गई। पाकिस्तान के पास चॉइस आ गई, एक ब्रिक्स इदारा बहुत मजबूत हो गया। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो वॉर हो रही है, इसमें ये खुद इतने डिस्टर्ब हो गए हैं, इनको खुद को नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, कुछ अरसे पहले आपने देखा ट्रम्प के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। जी बिल्कुल, वो बच गया। इसके बाद ट्रम्प को कभी ये कभी कुछ और इनके हालात रोज झगड़े, कभी इसके पास जा रहे हैं। इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, पता नहीं पूरा दिन ट्रेवल ही कर रहा होता है, कभी मिडल ईस्ट में जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। इनके खुद के हालात इतने खबर है। आज की बात है, एक दिन पहले की, कमला हैरिस जो ट्रम्प के सामने खड़ी रह रही है, आज वो भी उनके ऊपर भी कातिलाना हमला हुआ, तकरीबन कातिलाना हमले जैसा हुआ, वो भी सेफ है। तो वो खुद अपने ऐसे हालात में है और हम लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। हम खुद आपस में बैठ के मामले हल करें, बाहर से भी कोई आप क्या समझते हैं, ट्रम्प अगर आ जाएगा तो खान साहब छूट जाएंगे? नो,
अभी ये हालात नहीं है, और कुछ अरसे बाद आप लोग आम बात सी हो जाएगी कि अमेरिका की वो पावर नहीं रही जो थी, यूरोप की वो पावर नहीं रही जो थी। ये खुद इतने प्रॉब्लम्स में हैं कि वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो आपकी तरफ देखेंगे। हम इनकी तरफ देखने की बजाय आपस में बैठ के बात करें, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना छोड़ दें और हम सॉल्यूशन निकालें। गलतियां सबसे हुई हैं। आज अगर हम पाकिस्तान के बारे में सोचें तो आज हमको एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि अमेरिका और यूरोप के अलावा भी कुछ और कंट्री हैं जो पावरफुल होते जा रहे हैं। तो हमको किस तरह लेकर चलना है, किस तरह बैलेंस रहना है, हमको हर मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। और इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि हमको ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, हमको इंडिया से भी, हमको सबसे रखने चाहिए, रशिया और चाइना, अमेरिका, यूरोप। लेकिन हमारे पास वो डिबेट ही नहीं है कि हमको अब जो हालात चल रहे हैं, देखें हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी निकलती है। दुनिया में काफी क्राइसिस आ गए हैं, लेकिन इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी निकलेगी। लेकिन अगर हम टेबल पे बैठ के उसकी तरफ बात करेंगे तो हम उसको अवेल कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास एक ही डिबेट है, आप चोर हो, ये डाकू थे, हमारे साथ वो आपने यूं किया, 4 साल पहले ये हुआ था, हम लोगों को आपने जेल में उठा लिया, हमको रात को बंद कर दिया, सुबह छोड़ दिया। यही बातें हो रही है ना। ये कितनी बार आपने सुनी, मैंने सुनी, तो इसका क्या मकसद है? हाँ, ठीक है, सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए इनकी बात सही है, मगर ये एक बात को इग्नोर कर गए हैं कि जो ब्रिक्स में जो बना है उसके लिए जो हमारे अवाम को तो उससे इतना इन्होंने बेनिफिट नहीं पहुंचाया, मगर इन्होंने अपने पैसों के जो ब्लैक मनी को जो सेविंग के लिए जो है ना, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ चाइना में और दीगर मकामात के ऊपर भी इन्होंने परचेज करनी शुरू कर दी, अपने पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए इन्होंने। अच्छा। ताकि जो वहां से अगर कुछ जवाल आए तो यहाँ पे इनके लिए एक बुनियाद मौजूद हो। तो ये इस तरीके से काम जो है वो चलाते रहते हैं। और अमेरिका और यूरोप के ऊपर जो ये लोग इतना दबते हैं, वो इतनी बातें मानते हैं, इनके इतने जूते पॉलिश करते हैं, यहाँ पे जूते पॉलिश करवाते हैं और वहां जाके खुद जूते पॉलिश करते हैं। तो उसकी वजह यही है कि इनके ब्लैक मनी वहां पे पड़ी हुई है, उनकी जायदादें वहां पे पड़ी हुई है, उनके जजीरे वहां पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है दबने की वजह। वरना खान साहब की एक प्रॉपर्टी नहीं है वहां पे, उन्होंने तो बगैर किसी झिझक के एब्सोल्युटली नॉट भी कहा और इन्होंने अड्डे भी देने से इनकार किया। इसके अलावा अफगानिस्तान से वॉर खत्म करवा के इनको रवाना करने में भी अपना किरदार अदा किया। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी बहुत टॉप की हो। हमारी इकोनॉमी तो ऑलरेडी टॉप की है। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, पेट्रोल हमारे पास है, गैस हमारे पास है, कोयला हमारे पास है, थर्मल टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अगर मुल्क को पीछे रखा है तो इन सब हुक्मरानों ने अमरीकी इशारों के ऊपर मिलकर मुल्क को पीछे रखा। और हमें तू चोर है, तू ये तू वो, इसको जेल में डालो, उसको बाहर निकालो, उसको अंदर करो, उसको ये करो, उसको वो करो। जो मुल्क का मफाद का बंदा है वो आज तक इस मुल्क में कभी सुकून में नहीं आया है। चाहे वो आर्मी चीफ हो आसिफ जंजुआ जैसा, चाहे वो एयर मार्शल मुसफ अली साहब जैसा एयर मार्शल हो, जिन्होंने एयर कमांडर हो, सॉरी एयर कमांडर कहेंगे ना इनको, एयर मार्शल या एयर कमांडर, बहरहाल जो भी हो वो हो, कभी उनको चैन से नहीं रहना गया, उनको शहीद ही किया गया है। तो इस तरीके से जो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सियासतदान और दीगर लोग शहीद होते हैं, हमारे आर्मी के जनरल भी शहीद होते रहे, उनकी भी मुल्क में कुर्बानियां, वो भी मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत से चाहते हैं और इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। और ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बाहर बनाई हुई हैं, लंदन में, कनाडा में, और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हुई और मुल्क को लूटा है और लूटे में किरदार अदा करते थे और करते हैं आज भी। जिसी की वजह से फॉर्म 45 से फॉर्म 47 चेंज हुआ। क्यों ये लोग इदारों को जो है ना वो काम में नहीं ले रहे, क्यों इदारे के ऊपर बदनामी के थप्पे लगा रहे? अगर आज इनके काम इनकी इन्वॉल्यूशन नहीं है फॉर्म 47 के अंदर तो आए वजाहत करें ना कि फॉर्म 47 में हमारी कोई इन्वॉल्यूशन नहीं है। और ये जो जिसने किया उनके ऊपर हाथ डालें। ISA क्या सिर्फ मुल्क के दुश्मनों के लिए है? मुल्क दुश्मन तो ये भी हुई ना कि अवाम के वोट के ऊपर डाका डाल के फॉर्म 45 के जगह पे फॉर्म 47 वालों को बिठाओ, तो मुल्क दुश्मन ही नहीं है तो क्या है? सब लाएं को और इदारों को ऊपर से नेकनामी कायम करें। इदारों के हवाले से बात की जा रही है। मुसरत न्याजी साहिबा, आईनी तरमीम हुई, आप समझती हैं कि ये मुल्क के लिए कितना बेहतर हो सकेगा? क्या मुल्क या हुकूमत को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इसके बाद? नहीं जी, मैं नहीं समझती हूँ कि 26वीं तरमीम अगर जो हुई है तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम को इसमें सहूलियात जरूर मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि देखें, मैं बता रही हूँ आपको कि बिलावल साहब ने तो कह दिया है कि जो भी आईनी तरमीम हुई है इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कामयाबी है। खुसूसन मौलाना साहब के किरदार को उन्होंने सराहा और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। इसी तरह मुझे बताया ना कि 18वीं तरमीम के लिए भी ये क्या कुछ कहा करते थे और खुद ही खान साहब ने 18वीं तरमीम के बारे में कहा था
कि अगर 18वीं तरमीम ना होती तो मैं केपीके में जो काम करवा रहा था वो शायद इस तरह से ना हो सकते। तो मैं समझती हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम भी जो है ना इनकलाबी आईनी तरमीम है और इसका खातिर ख्वाह रिजल्ट जो है ना आवाम को मिलेगा। देखिए कितने तवील मुद्दत मैं अगर केस कर रही हूँ तो मेरे बच्चे तक उसको भुगतते रहते हैं। अब ये होगा कि ये केसेस बहुत जल्द निपटाए जा सकते हैं। और देखें कोई भी अदालत के अंदर एक सो मोटो जो एक्शन लिया जाता था उन चंबेलों से हटकर तमाम तर तवज्जो जो है ना अवामी जो केसेस हैं या जितने भी केसेस जिनको जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए वो हो सकेंगे। मैं नहीं समझती हूँ कि देखिए तरमीम होती है और पार्लियामेंट के अंदर हुई है और आईनी तौर पे हुई है और लेजिस्लेशन करना पार्लियामेंट का काम है। तो इसमें तो मैं नहीं समझती हूँ कि वावीला मचा लें। अगर पीटीआई वाले ही कह रहे हैं तो पीटीआई के लोगों ने खुद ही कहा है कि जी जो कुछ भी तरमीम हुई है इस पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो हालात हमें पेश किए जा रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हम उसकी वजह से जो है ना वोट उनको नहीं दे सकते और हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो फिर अब मुझे बताएं ना कि एक तरफ कुछ कहें थोड़ी देर बाद उससे मुनरिफ हो जाएं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मेरे ख्याल में इसमें मौजूद थी सिवाय पीटीआई की। मुसरत न्याजी साहबा, अब क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रह गया है प्रोग्राम का, मैं जानना चाहूंगी कि मुल्क की मईशत के हवाले से क्या आपकी प्रेडिक्शन है और क्या आप समझती हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज के अलावा की बात कर रही हूँ। देखिए स्टॉक एक्सचेंज भी शुमाइला उसी वक्त बेहतर होता है ना कि जब मईशत आपकी बेहतरी की समत में जा रही होती है। जब नहीं मुसर्रा साहबा, ये मुआशी माहिरीन स्टॉक एक्सचेंज को नहीं समझते ऐसा, और वो मईशत एक अलग चीज, स्टॉक एक्सचेंज के अशारिया अलग चीज है। नहीं देखिए जब बेहतरी आती है तो स्टॉक एक्सचेंज भी उसी वक्त इंक्रीज होता है ना। मुसर्रा साहबा, अगर कोई अपना कारखाना बंद करके अपना पैसा स्टॉक में लगा देता है और स्टॉक के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं तो मईशत तो बेहतर ही हुई ना, तो बेरोजगारी बढ़ गई। नहीं बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। आपने देखा कि दीगर जो हमारे इस्लामी ममालिक है या चाइना है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मैं समझती हूँ उस बेहतर काम की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, जब इन्वेस्टर आएगा तो यकीनी बात है कि प्राइवेट प्रोडक्शन के अंदर जो बेरोजगारी है उसमें भी कमी आएगी और मैं नहीं समझती हूँ कि बेहतरी की समत में नहीं जाएगा। मैं समझती हूँ आने वाला वक्त जो बेहतरी आती जाएगी इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में भी इस्तेहकाम आएगा, लोगों के लिए भी वो फलाह होगी। अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगी। और मैं फिर कहूंगी मिल जो है ना बैठने की जरूरत है और सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। ठीक है, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। बिल्कुल आपने सही कहा, उम्मीद रखनी चाहिए। इकबाल अडवाणी साहब, आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं मईशत को सुधरता? आपने तो पहले भी बताया था कि कुछ बेहतरी आ रही है, मईशत बेहतरी आ रही है, लेकिन उसका आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते कि स्टॉक एक्सचेंज। एग्जैक्टली, मैं यही बात, स्टॉक एक्सचेंज को तो आप काउंट नहीं करें। स्टॉक एक्सचेंज तो पता नहीं, क्योंकि नॉर्मली हर सियासतदान स्टॉक एक्सचेंज को एक बेंचमार्क बना देता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मईशत नहीं, तो कभी कभी रातों रात 2-2 हजार पॉइंट कम भी हो गए, तो ऐसे नहीं है। ये मतलब ये बस वही है जिसकी गवर्नमेंट होती है वो उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में जो बात कर रहा होता है। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें हर रोज दूसरा एक दिन छोड़ के एक दिन बल्कि डेली स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर और नीचे दिखाते रहते हैं। मैंने तो आज तक किसी मुल्क में इस तरह किसी न्यूज चैनल को नहीं देखा जिसका स्टॉक एक्सचेंज को इस तरह, यानी एक तरह से ऐसा इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। नहीं, ये आप इस तरह का मतलब यही हुआ कि यानी मेरी अपनी सोच बनती जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज एक पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज एक कैसीनो है, बाकी उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। उसकी रोज ऊपर और नीचे आप इस तरह बयान कर रहे हैं कि आज 2000 पॉइंट ज्यादा हो गए और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई ऐसे क्राइसिस नहीं है और अचानक 1000 पॉइंट नीचे आ गए, फिर अचानक 500 पॉइंट ऊपर आ गए। तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको तो आप नहीं कंपेयर कर सकते ना मुल्क की हालत से। मुल्क की हालत में आप ये देखें, आपकी फैक्ट्रियां कितनी लगती हैं, आपकी इंडस्ट्रियां कितनी लग रही हैं, आप रोजगार कितना जनरेट कर रहे हैं, बेरोजगारी कितनी कम हो रही है, महंगाई कितनी कम हो रही है, ये सब चीजें देखें। जो फ्लैट है उनके किराए कितने कम हो रहे हैं, आपका इंटरेस्ट रेट क्या कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इन चीजों से आप मार्केट के बारे में या नीचे बात करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज को तो मुझे लगता है वो वाहिद मुल्क है जहां स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी डिबेट होती है मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं होती। मुझे पाकिस्तान की ये चीजें समझ से ही बाहर हैं। आप देखें हमारे यहाँ रोजगार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है?
हमारे यहाँ रोजगार कम हो रहा है, हमारे पास जॉब खत्म हो रही है, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। इन चीजों पे बात करनी है। हम सिर्फ स्टॉक को बढ़ाकर अपना कॉलर ऊपर कर दें, गर्दन ऊपर कर दें, बस स्टॉक एक्शन देखो कितनी ऊपर हो गई, मुल्क तरक्की कर रहा है, ये समझे आप अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। सलीम सिचवानी साहब क्या कहना चाहेंगे? एग्री करेंगे? आप भी बहुत बात करते हैं, IPPs के हवाले से भी आपने बड़ी बात की है और मईशत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं आप। सैमसंग कंपनी जो है मोबाइल अपने यहाँ पे पाकिस्तान में बनाने का कारखाना लगा रही थी। टोयोटा जो है हाइब्रिड सिस्टम के साथ में पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पहली दफा जो पाकिस्तान में 1 लाख की कोई गाड़ी भी आने वाली थी शायद, जो कंप्लीट टोयोटा का जो लगने वाला था उसका जो है वो प्लांट लगा रहे थे, जिसमें हाइब्रिड होती, पेट्रोल की जगह बैटरी से गाड़ियां चलती। और इसके अलावा दीगर कंपनियां भी अपने जो है आने की कोशिश कर रही थी। ये मईशत में बेहतरी के इशारे ये होते हैं कि वो भी बोले मैं इधर आना चाह रहा हूँ, ये भी बोले मैं इधर आना चाह रहा हूँ, ये भी बोले इधर आना चाह रहा हूँ। ये 2020-21 की बात कर रहे हैं आप? 2000 बिल्कुल। अच्छा। और इसके बाद यहाँ आज उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो तो ये कंपनी भी भाग रही है, वो भी भाग रही है, वो भी भाग रही है। टोयोटा जो आना चाह अपना प्लांट नया प्लांट लाना चाह रही थी, उसकी आज प्रोडक्शन जो देखें तो 25% पे पहुंची हुई है, उसकी गाड़ियां तक लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इकोनॉमी का बेड़ागर किन्होंने किस तरह कर दिया है। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम की ये बात कर रही थी। 26वीं आईनी तरमीम अख्तर मेंगल साहब के जो जिनसे वोट डलवाया गया है, उनका बयान आपके पास ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। उसका बयान सुन लें, किस तरह से डराया गया, किस तरह धमकाया गया, किस तरह अगवा किया गया, किस तरह से हॉस्टल में ले जाके इसके डायलिसिस करवाया गया, किस तरह उसका मलेरिया का इलाज करवाया गया। इसके अलावा आप देख लें, आपके सामने है दीगर MNS को जिस तरीके से ये उठा के बाहर गाड़ियों में बिठा के रखा होता कि वोट डलवाएंगे। ये तमाशे सिवाय पाकिस्तान में हो सकते हैं और कहीं पे भी नहीं हो सकते अगर निज़ाम में इंसाफ हमारे पास होता। और जस्टिस फाइज साहब जिसने इस तमाम तर धांधली का दरवाजा खोला, 63A का जो उसने फैसला दिया, जिसके अंदर इनका खुद का अदालती कानून मौजूद है कि आप रिव्यू के अंदर में वो जज बैठेंगे जो पहले जिन्होंने फैसला दिया है। तो उन्होंने उन जजेस को भी वहां पे नहीं बैठे और उन्होंने अपना फैसला जो ने दिया, वो अपनी अदालती कानून की खिलाफवर्जी करते हुए उन्होंने फैसला दिया। अगर आप ये बात कह रहे हैं, अब कल अगर जो नए हमारे चीफ जस्टिस हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे क्या? देखिए इस वक्त तो जजों के पास दो ही सूरत है, क्योंकि अब चोर पे मोहर हो गई। अब जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर में चोर डिकेट अपनी चोरियों को बचाने के लिए कहेंगे ये जज अच्छा है उसको लेके आओ, ये हमारे साथ कोऑपरेट करेगा उसको लेके आओ, ये वाला सिस्टम बन गया। अब यहाँ पर दो ही सूरत है। अगर जब जज साहबान चाहते हैं हलफ उठाना, अपना हलफ का जो क्या कहते हैं हलफ को निभाना चाहते हैं, हलफ पे अमल करना चाहते हैं, कुरान शरीफ के तहत फैसले देना चाहते हैं और अल्लाह के अजाब से डरना चाहते हैं, तो उनके लिए यही तरीका है कि वो सब मुत्तहद हो जाएं सारे जजेस के। कोई भी जज बिठाया जाएगा फैसला कानून और इंसाफ के तहत ही हम करेंगे और अपने हलफ के तहत ही करेंगे, तो पाकिस्तान आगे जाएगा। वरना ये पाकिस्तान को इस तरह ख्वार रखेंगे और फाइज ऐसा जिसे अगर काम करना तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। मुसरत नियाजी साहिबा आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। इकबाल अडवाणी साहब आप तशरीफ लेके आए, बहुत शुक्रिया। बाबर अनवर साहब आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन बात फिर वहीं की वहीं है कि इल्ज़ामात और बयानात की सियासत से बाहर आना होगा, तभी कुछ बेहतरी आ सकती है। और मुल्क को इस इल्ज़ामात और बयानात की सियासत ने बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है। ग्लोबली सूरत हाल बदल रही है, हमें उन चैलेंजेस को समझना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।